डिप्लोमेसी आंखों में लेजर लाइट निकालने से भी नहीं चलती है और ट्विटर पे आकर के ट्वीट करने या फिर बयान देने से भी नहीं चलती है। जब आपने कहा कि अमेरिका का दबाव काम कर रहा है तो उधर से नारा आता है कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम। इस तरह के एलिगेशंस ऑपोजिशन पार्टीज लगा रही हैं, क्या देश की जनता भी उसको मान रही है? एक तरफ नारा है कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम का और दूसरी तरफ नारा है मोदी है तो मुमकिन है, और फिर वो शिप के आने की तस्वीर और मुंद्रा पोर्ट में पहला टैंकर पहुंचने की तस्वीर, इसको कैसे देखें? ट्रॉफी के तौर पे, डिप्लोमेटिक जीत की ट्रॉफी के तौर पे नहीं देखना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। या जिस व्यक्ति ने यह दावा किया कि नेतन्याहू मारे जा चुके हैं, उनकी हत्या इजराइल ने कर दी है, क्या इजराइल जिसको चाहे उसको मार सकता है ईरान में? जिस व्यक्ति ने धमकी दी कि इजराइल में घुस करके जहां कहीं भी नेतन्याहू छिपे होंगे हम उनको मारेंगे, या जिस व्यक्ति ने यह दावा किया कि नेतन्याहू मारे जा चुके हैं, क्या उस व्यक्ति को ईरान के जो बड़े पद पर तैनात लारिजानी, उनकी हत्या इजराइल ने कर दी है, जैसे जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला खामनी, उनको जिस तरीके से मारा गया? क्या इस समय ईरान और इजराइल के बीच जो वॉर चल रही है उसमें क्या सिचुएशन है, और भारत डिप्लोमेटिक फ्रंट पर कहां फंसा हुआ है और ट्रंप कहां फंसे हुए हैं? ये तमाम सवाल हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर सर हैं, जो कि आप इनको देखते रहेंगे और तकरीबन 30 सालों से वर्ल्ड वॉर या फिर वर्ल्ड जो भी ऑर्डर फ्रेम है या एमईए की तमाम चीज़ें उसको कवर करते रहे, अलग अलग देशों में भी जाते रहे। सर, क्विक नोट पे मैं जानना चाहता हूँ कि लारिजानी कौन है, इनके मारे जाने का दावा क्यों अहम माना जा रहा है, ईरान में इनकी क्या भूमिका थी, और दावे के, इजराइल के दावे के बरक्स ईरान की तरफ से क्या आया है? देखिए, लारिजानी जो है वो जो ईरान का जो सुप्रीम जो एक काउंसिल है जिसको कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, उनके प्रमुख हैं, और उनका रोल जो है, उनकी जो भूमिका है वो तब उभर कर सामने आई जब अली खामेनेई जो हैं वो मारे गए अमेरिका और इजराइल के हमलों में। उसके बाद से लगातार वो एक्टिव हैं और उनके बयानात को काफ़ी जगह मिलती रही, और आपने सही कहा कि उन्होंने ये दावा किया गया था उनकी तरफ से भी कि इजराइल के प्रधानमंत्री को हमले की जद में ले लिया गया है। लेकिन अब उनकी मौत की ही खबर आ रही है। हालांकि ईरान की तरफ से अभी प्रतिक्रिया इस पर नहीं दी गई है, और जब तक हो सकता है कि ये वीडियो दर्शक देख रहे हो तब तक इस बात की पुष्टि भी हो गई हो, क्योंकि शुरुआती जो दावा है वो आया इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कि इनको मारा जा चुका है। अब इसके बाद अगर ये खबर सही निकलती है, जो कि लग रहा है कि सही खबर है, तो क्या एक और पॉलिटिकल लल जो है वो पैदा होगा, क्योंकि ये बहुत ही एक बड़े शिया नेता के तौर पर रहे। ये इन्होंने जो ईरान की जो संसद है उसमें स्पीकर के तौर पे भी अपनी अहम भूमिका निभाई, और एक डिफैक्टो चीफ के तौर पे इनको देखा गया, ख़ास तौर पे एक ऐसे समय में जब नए सुप्रीम लीडर जो बने हैं उनके भी हमले की जद में आने की बात की जा रही है। लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो कह रहे हैं कि उनका चेहरा बिगड़ गया है, कोई वो ये भी कह रहे हैं कि कोई कह रहा है कि उनका पैर कट गया है हमले में। तो उनका जो पहला संबोधन है वो वीडियो संबोधन ना होके ऑडियो एक मैसेज था जिसको कि पढ़ा गया ईरानी सरकारी टेलीविज़न चैनल पर। तो इससे ये तो लगता है कि शायद जो नए सुप्रीम लीडर हैं वो भी हमले की जद में आए हुए हैं, और वो अभी सामने आने की स्थिति में नहीं है, और तभी उनका कोई वीडियो अभी तक नहीं आया है। जो आयतुल्ला खामनेई के बेटे हैं। जी बिल्कुल। तो वैसी स्थिति में लारिजानी का की जो भूमिका है और ज़्यादा अहम हो जाती है, और उसी भूमिका को वो निभा रहे थे। एक तो वहाँ के विदेश मंत्री अरागची हैं जो लगातार बात कर रहे हैं, कई कमांडर्स हैं, कई स्पोक्स पर्सन हैं जो कि IRGC के हैं, उनकी तरफ से बयान आता है। लेकिन जब लारिजानी की तरफ से कोई बयान आता है तो ये माना जाता है कि वहाँ के प्रमुख के तौर पर एक फिगर का जो बयान है वो आ रहा है राष्ट्रपति पेजेश्कियां के अलावा। तो अब उनकी मौत की जो खबर है वो एक और बड़ा झटका ईरान के लिए है। ये अगर ऐसा होता है तो। और दूसरी बात सर कि अगर ईरान की उनकी तरफ से, उनके हैंडल से ट्वीट भी आ रहे हैं उनके। हाँ, वो जब दावा हुआ इजराइल की तरफ से उसके कुछ ही समय के बाद जो है उनके हैंडल से एक ट्वीट किया गया। अगर भारतीय समय के हिसाब से देखें तो 3:12 पर एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने जो शहीद हुए लोग हैं उनको श्रद्धांजलि दी है। लेकिन ये भी जानकारी आ रही है कि ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट, जो कि हो सकता है इस वीडियो के पब्लिश होने तक स्टेटमेंट भी आ जाए, तो उसका इंतज़ार है। लेकिन जब इस तरह के दावे किए जाते हैं, ये उस तरह का मामला नहीं है जैसे कि हम इजराइल के संदर्भ में देखते हैं, नेतन्याहू के संदर्भ में देखते हैं। जब इजराइल इस तरह का दावा करता है तो उसके पीछे एक वजह होती है, और जब वो आइडेंटिफाई जब तक नहीं कर लेते तब तक इस तरह का दावा नहीं करते हैं। सर एक बात बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इजराइल
जिसको चाहे उसको मार सकता है ईरान में? ये तो अब तक देखने में तो एक पैटर्न यही नज़र आया है। आप देखिए कि सिर्फ इस लड़ाई की बात नहीं है, चाहे लेबनान में आप देख लो, चाहे इसके पहले ही ईरान में जब पेजेशकियां के ही शपथ समारोह में हिस्सा लेने के लिए गए थे हमास के तब के प्रमुख, तो उनको मारा गया। उनका जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है मोसाद का, वो अल्टीमेट है, और उसके साथ अगर CIA भी मिल जाए तो और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। और दूसरी बात, टेक्नोलॉजी की बात सिर्फ इंटेलिजेंस से नहीं होता। मान लो कि आपको पता है कि इस घर में कौन है, लेकिन उन तक पहुंचो कैसे, उनको एलिमिनेट कैसे करो, वो टूल्स ही ना आपके पास। तो जो उनका इंटेलिजेंस है इजराइल के पास, और जो उनके पास जो इस तरह की टेक्नोलॉजी है, प्रिसाइज, बिल्कुल आप देखेंगे कई बार सिर्फ सुराख होता है दीवार में, और हालांकि कोलैटरल डैमेज तब भी होता है, लेकिन जिसको भी वो मारना चाहते हैं वो नहीं, जैसे एक बात कही जाती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईरान के जितने CCTV लगे हुए सब उसने हाईजैक कर रखे हैं, मोसाद ने सब पे कब्जा कर रखा है, ये टेक्नोलॉजी सी बात। लेकिन ये तो एक तरीके से मैन का या ह्यूमन का डीप पेनिट्रेशन माना जाएगा, क्योंकि जिसको जहाँ, जैसे हमास के लोगों को मारना हो, चाहे हिजबुल्लाह के चीफ को मारना हो, चाहे सुलेमानी को मारना हो, चाहे अभी जो उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई थे उनको मारना, और अक्सर हम ये देखते हैं बाद में चीज़ें सामने आती, लेकिन पहले ही अटैक में ये न्यूट्रलाइज करते हैं। बिल्कुल, देखिए अमेरिका और इजराइल का जो गठजोड़ है, जो सैन्य गठजोड़ है, वो ऐसे कॉकटेल के तौर पे काम कर रहा है कि वो किसी को भी उस रीजन में मार सकते हैं। और यही अभी आपने देखा कि किस तरीके से जो पेजर धमाके हुए, हाँ, वो अपने आप में सबके लिए रहस्य था, आज तक रहस्य है। हालांकि कुछ पर्दा उठा, कुछ जांच पड़ताल हुई, लेकिन एक ही समय में इतने पेजर में धमाका होना, कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ, कैसे आया, कैसे शिपमेंट हुआ, वो तमाम सवाल। पिछली बार तो आप ही ने शायद बताया था कि भाई पेजर में बीप की आवाज आई, जो पेजर निकाल के जब वो फोन के मुंह के सामने लाएगा, 3-4 सेकंड के, हाँ, जब वो चेहरे के सामने लाता था तभी ब्लास्ट होता था, तभी ब्लास्ट हुआ। तो ये तो मतलब बहुत ही, मतलब कई बार सोच के परे होता है, और एक साथ ऐसी मशीन में करना जिसमें फोन और से बचने के लिए जो मशीन बनाई गई है। तो आप बात कर रहे थे कि CCTV का, आप देखिए बहुत सारी बातें जो है ना वो अतिरंजित होकर भी कही जाती हैं, लेकिन जिस इजराइल की, हालांकि वो प्राइवेट कंपनी है NSO, जिसने कि पेगासस जैसा बनाया, यहाँ तो कोई ईरान का CCTV नहीं है, लेकिन हमारे आपके पास फ़ोन है, तो क्या पता कि कोई सुन रहा हो या वो टेक्नोलॉजी उन्होंने किसी को दी हो, वो हमारी बातें सुन रही हो। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बात बता रहा हूँ। तो टेक्नोलॉजी के मामले में तो इजराइल जो है वो, बल्कि जब मैं इजराइल गया था, जब युद्ध के पहले, यानी कि जो हमास का जो हमला हुआ, जा चुके हैं? इजराइल में 2 बार जा चुका हूँ। एक बार युद्ध के पहले, जब उन्होंने ये दिखाया था कि कितने फोर्टिफाइड हैं, हमारा पूरा उन्होंने बॉर्डर इलाका घुमाया था, गोलान हाइट तक पर भी मैं गया, और उनका जो एक सेंटर है जहाँ पे वो बिल्कुल एडवांस जो टेक्नोलॉजी है उसका उन्होंने प्रदर्शन किया है, वो भी अपने आप में बिल्कुल नायाब है। मतलब वहाँ पे हमें ये बताया गया, और बिल्कुल एक क्या बोलते हैं उसको, एग्जिबिट करके बताया गया कि कैसे वो इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं कि हवाई जहाज़ जो है वो हवा में जाएगा, और वो धरती की जो घूर्णन जो गति है उसका इस्तेमाल करेगा, और वो नीचे आएगा, और आप जो दूरी 6-8 घंटे में तय करते हैं, हो सकता है वो 40 मिनट में तय कर ले। ये वहाँ पे ये ब्रीफिंग दी गई ऑन रिकॉर्ड, मतलब उस तरह के चीज़ों पे वो काम कर रहे हैं। वहाँ पे एक जीन लेकर उस जानवर का जो मीट है वो तैयार किया जा रहा है लेबोरेटरीज़ में। हालांकि मैंने वहाँ पे एक सवाल भी पूछा कि इस तरह का जो नॉन वेज होगा, वो क्या उसको नॉन वेज माना जाएगा या वेज माना जाएगा, तो उन्होंने कहा ये आपके धर्म के अनुसार तय होगा कि आप उसको नॉनवेज मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे पाइपलाइन में हैं, बनाई जा रही हैं, जो हम और आप जो है सिर्फ अचंभे के तौर पर देख सकते हैं। वहाँ एक टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे एक वाटर जेन करके कंपनी है, उस पर मैंने बहुत एक्सटेंसिव एक रिपोर्ट भी किया कि वो क्या कर रही है कि वो ऐसे मशीन बना रही है, और बड़े बड़े, ना सिर्फ छोटी मशीन है इस कमरे में रखने लायक, बल्कि छत पे जैसे आप बड़े से जेनसेट देखते हैं ना, DG सेट, उस तरह के जनरेटर वो बना रहे हैं, जिसमें मॉइस्चर से, जो हवा में जो नमी है उससे पानी बनाया जाता है। अब उसी टेक्नोलॉजी को उन्होंने कार में भी फिट कर दिया है, यानी कि अब आप जा रहे हैं और जो मॉइस्चर है उससे जो है आप पानी बना सकते हैं। इस कमरे में रख दें, आपको पानी की बोतल रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वो मशीन है, और बहुत मिनिमम जो नमी भी है कमरे के अंदर, उससे भी वो पानी बनाते हैं, और उस पानी का आप पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी के मामले में तो इजराइल जो है वो बहुत, कृषि का मामला हो, कम पानी में खेती का मामला हो, अलग अलग किस्म के जो संकर प्रजाति के जो
बीज हैं उनके ज़रिए जो कृषि की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाने की बात हो, तो न सिर्फ सैन्य क्षेत्र में बल्कि असैन्य क्षेत्र में भी उनकी टेक्नोलॉजी जो है और उस पर जो काम है वो अल्टीमेट लेवल का है, क्योंकि छोटा सा देश है, उनके पास लड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी का सहारा है। अमेरिका जैसी शक्ति का तो सहारा है ही, लेकिन सस्टेन करने के लिए अपनी कम ज़मीन पे ज़्यादा उत्पादकता के लिए बहुत फ्रंट पे वो एक साथ काम कर। बट ये सुनने में कितना खतरनाक लगता है कि एक जीन से मांस बना दे रहे हैं, हवा से पानी खींच ले रहे हैं। मतलब ये अपने आप में एक बार सुनेंगे तो मजाक सा लगता है। बिल्कुल, है ना। तो बल्कि मैं तो ये इरादा रखता हूँ कि फिर कभी जाने का मौका मिला एक जर्नलिस्ट के तौर पे, तो क्या कुछ वहाँ पे चल रहा है। हालांकि बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज ऐसी होंगी, बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया होगा, लेकिन हम अपने दर्शकों को ये बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि किस तरह के इनोवेशंस पे जो इजराइल है वो काम कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें उस देश से भी सीखने की है। ये अलग बात है कि उसकी विस्तारवादी नीति हो, उसकी जो सैन्य आक्रामकता हो, तरीके का जो उस पर तमाम सवाल हैं। मतलब एक तरीके से जेनोसाइड किया गाजा में, उस पर तो हमेशा सवाल रहेगा। वो तो सवाल रहेगा। और लेकिन उसके बरक्स अगर आप देखें कि जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कैसी महारत उन्होंने हासिल की और किस दिशा में बढ़ रहे हैं वो। खैर, ये इजराइल और ईरान की बात होगी। अब मैं थोड़ा सा आपसे भारत किस जगह पे खड़ा है आज की डेट में, इस पे बात कर लेता हूँ। ईरान, इजराइल, अमेरिका वॉर के बीच भारत का अब क्या स्टैंड है? क्या बीते दिनों डिप्लोमेटिक तौर पे भारत से चूक हुई, और जो बीते दिनों टैंकर आए या जिनका दावा किया गया, उसके पीछे की कहानी क्या, अगर आप ब्रीफ में बता सकें। देखिए, अगर हम बात करें टैंकर के आने की बात, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया। उसमें मोटे तौर पे उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि कोई अम्ब्रेला एक समझौता नहीं हुआ है कि जिसमें कि सारे के सारे जो फारस की खाड़ी में 24 फंसे थे, जिसमें से 2 आए, 22 के 22 जो जहाज़ हैं, जिसमें 6 और गैस वाले हैं, 4 जो हैं वो क्रूड ऑयल वाले हैं, इसी तरीके से उसका ब्रेकअप है। तो वो सब के सब आने होते तो अब तक कई और क्रॉस कर चुके होते। तो वे केस टू केस बेसिस पे ले रहे हैं। लगातार नेगोशिएशन जो है चल रहा है। ईरान भी अपनी सहूलियत और अपनी सुविधा देखकर और अपना फ़ायदा देखकर इस तरह की बातों को मानेगा। जहाँ तक डिप्लोमेटिकली भारत के खड़ा होने की बात है, तो तमाम जो आलोचक हैं वो लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत ने अपने आप को ज़्यादा लीनियंट दिखाया है, एक तरह का झुकाव दिखाया है इजराइल और अमेरिका के प्रति। लेकिन वो बयानों के ज़रिए ये भी कहता नज़र आया है, हालांकि मजम्मत नहीं की अभी तक, जो कि ईरान चाहता रहा है। अब ईरान की ये भी मांग है कि क्योंकि इस साल ब्रिक्स का जो चेयर है वो इंडिया है, ब्रिक्स समिट इंडिया में होना है। अब चेयर के तौर पे ईरान की मंशा ये है कि भारत जो है एक बयान जारी करे जिसमें अमेरिका और इजराइल का जो हमला है ईरान पर उसकी मजम्मत हो। लेकिन यहाँ पे कैच क्या है, यहाँ पे फिक्सेशन क्या है? यहाँ पे मुद्दा ये फंसा हुआ है, ये जटिल मुद्दा है कि क्योंकि ईरान के अलावा सऊदी अरब और यूएई भी अब ब्रिक्स के सदस्य हैं, तो ऐसे में भारत जो है वो मजम्मत वाली बात कर नहीं सकता, क्योंकि वो मजम्मत वाली बात जो है वो यूएई और जो सऊदी अरब है उसके खिलाफ जाएगा। दूसरी बात कि चीन और रूस की बात करें, जो कि ब्रिक्स के एक पुराने धुरंधर हैं, वो कभी भी ऐसा बयान आने नहीं देंगे जिसमें कि जो कि अमेरिका के पक्ष में जाता दिखे या यूएई और सऊदी के पक्ष में जाता दिखे। तो भारत एक फिक्स की सिचुएशन में है। हमारे विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से बयान दिया गया कि बातचीत के ज़रिए, डिप्लोमेसी के ज़रिए एक कंसेंसस बनाने की जो कभी बन नहीं सकता। मुझे तो नहीं लगता ये कंसेंसस कभी बन पाएगा जिसमें कि हम मजम्मत कर पाएँ। लेकिन इंटरनेशनल जो ब्लॉक्स होते हैं इस तरह के, उस फोरम पे अपने पक्ष में झुकाने की जो कोशिश है वो लगातार होती है। जैसे आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की भी कोशिश होती है कि चाहे वो G20 हो, चाहे अलग अलग फोरम हो, उस पर आतंकवाद की मजम्मत हो, और उसमें भारत कामयाब भी रहता है फोरम से आतंकवाद की मजम्मत कराने में, क्योंकि आतंकवाद जो है दुनिया के लिए ख़तरा है। तो बहुत सारे ऐसे फोरम होते हैं जिसमें कई सारे देश जो हैं वो अपने माफिक या अपने फ़ायदे वाला स्टेटमेंट जारी करवाने में कामयाब होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऐसा फिक्स हुआ है, फंसा हुआ है मामला ऐसा कि जो ईरान की जो मंशा है वो पूरी होती नज़र नहीं आ रही। लेकिन फिर भी ईरान को भी क्योंकि लंबा चलना है, ऐसा तो है नहीं कि आपने अभी किसी की कोई बात बिल्कुल नहीं सुनी और आज दुनिया का समाप्ति होना है, ख़त्म होना है, दुनिया तो लंबी चलनी है। तो वो भी भारत की उन बातों को सुनेगा और आने वाले समय में उन जहाज़ों को भी रिलीज़ करेगा। और क्योंकि बहुत सारे देशों की जो अर्थव्यवस्था है इससे तबाह हो रही है, तो अगर ईरान को दुनिया की जो राय है उसको अपने साथ रखना है, ख़ासतौर पे उन देशों की जो कि इस वॉर में पार्टी नहीं है, तो ईरान को भी एक ऐसी
एक ऐसे रवैये के साथ सामने आना पड़ेगा जहां पर वो उन देशों को तंग करता नजर ना आए जो इस युद्ध में पार्टी नहीं है। और तभी ईरान की तरफ से ये बयान भी 2-3 बार दिया जा चुका है। विदेश मंत्री अरागची ने भी कई बार ये साफ किया है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद नहीं है उन देशों के लिए जो युद्ध में शामिल नहीं है, जो कहने का मतलब जो ईरान के खिलाफ मोर्चा खोले नहीं बैठे हैं। तो ये एक डिप्लोमेटिक कोशिश है जो लगातार चल रही है। इस बीच ज़रूर हमारी तरफ से एक गलती ये हुई कि कुछ सूत्र के हवाले से ये जानकारी दे दी गई कि ये हो गया है। बहुत सारे ट्वीट ऐसे हुए, बड़े नेताओं ने ट्वीट डिलीट किया है, बहुत नेताओं ने ट्वीट डिलीट किए। धर्मेंद्र प्रधान की जो ट्वीट है वो मैं डिलीटेड देख रहा हूँ। बीजेपी ने अपने हैंडल से किया था जो डिलीटेड है, 13 तारीख को जो ट्वीट किया था। हालांकि बाद में जब मुद्रा पोर्ट पे एक जहाज़ पहुँचा है तो फिर उसको एक कामयाबी बताई गई है। और मेरा ये मानना है, जो मैंने पहले भी कहा है, कि कूटनीतिक जो कामयाबी होती है कोई एक तरफा तरीके से जीती हुई ट्रॉफी नहीं होती कि हम इसको जीत कर घर ले आए। ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कि आपने ये 2 जहाज़ भेजा, बदले में हम आपके लिए ये करेंगे। वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, उस पर तमाम सवाल हो सकते हैं। एक रॉयटर्स की स्टोरी आई जिसमें ये कहा गया कि जो फरवरी में 3 टैंकर सीज़ किए गए थे उसके बदले में ईरान ने ऐसा किया है। भारत सरकार के सूत्रों ने इसको सिरे से खारिज किया। और बाद में जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, उन्होंने जो जो इंटर मिनिस्ट्रियल जो ब्रीफिंग होती है उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे साफ़ किया कि ऐसा कोई डिस्कशन जो है ईरान के साथ नहीं हुआ। और ये भी साफ़ किया गया है कि जो 3 टैंकर जो जब्त किए गए वो ईरान फ्लैग्ड नहीं हैं, और वो क्योंकि अमेरिकी सैंक्शंस उस पर लगे थे तो इस वजह से उसको सीज किया गया था। लेकिन उस रॉयटर्स की उस रिपोर्ट को जो है उसकी तस्दीक नहीं की गई है, उसको खारिज किया गया है। तो पर्दे के पीछे नेगोशिएशन चल रहा है और ख़ुद इस बात की तस्दीक विदेश मंत्री ने की है। और सबको ये इस बात की उम्मीद है, क्योंकि देखिए कल को रसोई गैस की जो किल्लत है वो तो नज़र आ रही है, पेट्रोल डीजल की भी किल्लत अगर होती है तो हम और आप सब उसके दायरे में आएंगे। तो सबकी ये मंशा है कि भारत सरकार को कामयाबी मिले। उस कामयाबी को कैसे हासिल किया जाता है, किस तौर पे हासिल किया जाता है और कितना वक्त लगता है, ये सारा सर देखिए, ये डिप्लोमेसी कोई रील तो है नहीं या ट्वीट तो है नहीं कि लाइक और व्यूज़ का खेल है। इतना बेसिक हमें भी पता है कि डिप्लोमेसी आंखों में लेज़र लाइट निकालने से भी नहीं चलती है और ट्विटर पे आकर के ट्वीट करने या फिर बयान देने से भी नहीं चलती है। एक पीछे बहुत कुछ गूढ़ चल रहा होता है, बहुत सारी बातचीत के चैनल चल रहे होते हैं, तब कोई एक टैंकर आ पाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या भारत का जो स्टैंड होगा आने वाले टाइम में, ईरान के साथ आप खड़े नहीं हो सकते? क्योंकि देखिए एक इमोशनल पक्ष है कि वो कहता है कि नहीं ईरान पे बोलो। ईरान के साथ आप जिस दिन खड़े हो जाओगे, जितना बेसिक मेरी समझ कहती कि आप पे अमेरिका इतने सारे सैंक्शन लगाएगा कि आप परेशान हो जाओगे, जैसे 98 के दौरान हुआ था। फिर आपको चाइना ओरिएंटेड होना पड़ेगा और वो आपके लिए हमेशा एक खतरा रहेगा कि भाई LAC पे चाइना आपको हमेशा चैलेंज करता है। और आप इजराइल के साथ दिखे हो, क्योंकि जब ये वॉर शुरू हुई तो प्राइम मिनिस्टर मोदी नेतन्याहू के साथ गए, भाषण दिया, सब कुछ दिखा। तो अब क्या है कि भारत एक तरफ हो गया है या भारत ने अपने रास्ते बचा के रखे हुए हैं? जी देखिए, डिप्लोमेसी में कभी कोई रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं किया जाता और कभी भी एक इस तरह की लाइन भारत की तरफ से ली जा सकती ही नहीं जिसमें कि वो एक तरफा तौर पे खड़ा हो जाए। खड़ा नज़र आता है वो अलग बात है, और इस बात ये कहने के लिए हो सकता है फिर मेरी तनकीद हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ तक आपने बात की ईरान के साथ खड़े होने की, भारत के अपने इंटरेस्ट ईरान के साथ रहे हैं। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में भारत क्या देख रहा है कि अगर आप चाबहार पोर्ट की बात कर लें, अमेरिका ने रियायत दी थी, वो रियायत अप्रैल में ख़त्म हो रही है, उसने रिन्यू नहीं किया। तो भारत ने चाबहार पोर्ट के जो उसके विकास में जो अपना योगदान है, जो भी फंड था वो ट्रांसफ़र कर दिया और अभी एक तरह से हाथ खींच लिया है। क्योंकि अगर वो अमेरिकी सैंक्शंस को नहीं मानता है तो कई ऐसे क्षेत्रों में सैंक्शन जो इम्पैक्ट कर सकता है, जैसे कि हमारी जो आपने बात की 1998 की, जब हमने परमाणु परीक्षण किया था, उसके बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के और EU के और अमेरिकी जो प्रतिबंध लगे तो हमारा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो काफ़ी नीचे चला गया। तो भारत उस स्थिति से हमेशा बचना चाहेगा और अगर फौरी तौर पे कोई नुकसान है तो उसको भी उठाकर वो बचना चाहेगा कि देखिए नैरेटिव आज बनता है, कल बिगड़ता है, कल बिगड़ता है, फिर परसों उसको बनाया जा सकता है। मोटे तौर पे ये बात ये है कि अभी ईरान के साथ जिस तरह से भारत चलता नज़र आ रहा है, काफ़ी उसकी आलोचना हो रही है, आलोचना होनी भी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे, चाहे वो निंदा की बात है। मैं आपको ये बात बताऊँ, मैं अभी तक इस बात का प्रीवी हूँ क्योंकि मैं मंत्रालय कवर करता हूँ और कई बातें ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड होती है, कई साथी पत्रकार कुछ पूछते हैं, कुछ जवाब आता है, हम आपस में सलाह करते हैं। तो जो भारत ने अगर खामेनेई के लिए कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया
कि हम इसकी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं, तो उसके पीछे एक वजह ये भी निकल कर सामने आई कि कोई स्टेट हेड तो वो है नहीं कि मजम्मत करना ज़रूरी है। तो डिप्लोमेसी के अपने क्राइटेरिया सरकार तय करती है और उस हिसाब से आगे बढ़ती है। और दूसरी जो अहम दलील दी गई, जो कि कई बार आ चुका है, फिर भी दोहराना यहाँ पे बनता है, कि 1 करोड़ के आसपास भारतीय लोग जो है मिडिल ईस्ट में रहते हैं। और हाल के दिनों में, हाल के सालों में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का मिडिल ईस्ट के देशों में दौरा हुआ है, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, तो जो एक रिश्तों में नज़दीकी आई है। और क्योंकि चाहे ईरान ये कह रहा हो कि क्योंकि वहाँ पे अमेरिका के बेसेस हैं और वहाँ उन बेसेस का इस्तेमाल जो है वो अटैक के लिए हो रहा है, और नहीं भी हो रहा है तो क्योंकि अमेरिका का बेस है उन देशों पे अटैक कर रहे हैं। तो जब ईरान और इस तरह के जो देश हैं, चाहे यूएई हो या सऊदी अरब हो, उनके ऊपर जब ईरान का हमला हो रहा है और ऐसे में सीधा सीधा ईरान के साथ खड़ा होके कुछ बयानबाजी करना, वो भी हमारे इंटरेस्ट में नहीं जाता है। ये एक लॉजिकल बात है, ये समझने की बात है। इसके लिए हमको आपको कोई गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन कह दे तो कह दे, लेकिन ये एक ऐसी बात है जिसको समझने की ज़रूरत है कि क्या एक फिक्सेशन है, क्या एक ऐसा क्या ऐसी जटिलता है जिसकी वजह से भारत के हाथ बंधे हुए हैं कि वो चाहकर भी एक बयान जो है वो जारी नहीं कर सकता। यार्डिस्टिक अपने हो। दूसरी बात ये भी है कि अमेरिका का जो है दबाव वो साफ नज़र आता है। अमेरिका का दबाव से ज़्यादा कहने का मतलब है कि अमेरिका, जो ट्रंप जिस तरह के रवैये को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, उससे जो एक पैदा हुई आशंका है वो भी हमारी नीति को कहीं ना कहीं रोक के खड़ी हुई है। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है एक फ़ैसला लेना, और भारत को अपनी स्थिति को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना है। आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ ऐसे फैसले हों जिसमें ये नैरेटिव फिर बदले और ईरान को भी बराबर का तवज्जो देता हुआ नजर आए, क्योंकि भारत ने फ़िलिस्तीन के मुद्दे को कभी छोड़ा नहीं है। 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात वो अभी भी करता है, चाहे इजराइल के साथ कितनी भी नज़दीकी भारत की क्यों ना हो। बट यूएन में जब वोट होगा तो भारत जो है वोट करेगा। भले प्रधानमंत्री इजराइल जाएंगे या फिलिस्तीन नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ पे जब वोटिंग होगी तो वो वोट नहीं करते। उन प्रिंसिपल्स को हमने छोड़ा नहीं है, क्योंकि वो ऐसे यार्डस्टिक है हमारी फॉरेन पॉलिसी के, जिसको अगर छेड़ा गया तो फिर बहुत बड़ा सवाल उठेगा। अभी जो सवाल उठ रहा है वो भी अहम है, लेकिन अब यहीं से एक सवाल आता है जो शायद आपके लिए भी थोड़ा सा लगे कि ये कैसा सवाल है, लेकिन जिसका नैरेटिव ऑपोजिशन बिल्ड कर रहा है। जब आपने कहा कि अमेरिका का दबाव काम कर रहा है, तो उधर से नारा आता है कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम। इस नारे को आप कैसे देखते हैं और ये दावे को कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्षी पार्टियों का काम है कि सरकार की नीतियों पर, और ख़ासतौर पे उन नीतियों पे जो उनको लगता है कि ये उनकी जो नीति रही, जब वो सत्ता में थे, उनकी जो नीति रही उससे अलग जा रही है, उसको प्रहार करना। तो अपोजिशन के इस हक के साथ कोई भी खड़ा होगा, वो अपनी बात कह रहे हैं। जहाँ तक कॉम्प्रोमाइज पीएम की बात है, तो बहुत सारे तथ्यों के साथ अपोजिशन पार्टी ये कहती हैं कि उन्होंने ये बात नहीं की और इस तरीके से उन्होंने अपना रवैया दिखाया है। अभी हमने ये भी देखा कि कैसे पहले उन्होंने तमाम मिडिल ईस्ट के देशों से बात की और बहुत बाद में जाकर उन्होंने, मेरे ख्याल से 12 मार्च को ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से उन्होंने बात की। तो इस देरी के ऊपर भी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो सवाल उठा रही हैं। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो एप्स्टीन फाइल का हो, उसको लेकर भी तमाम सवालात जो हैं वो उठा रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो सरकार है फॉरेन पॉलिसी वो तय कर रही है, और उसको भी ये पता है कि देश में उनको आंका जा रहा है, उनकी पॉलिसीज़ को आंका जा रहा है, और कल को उनको जनता के प्रति जवाबदेह होना है। यहाँ पॉइंट ये है कि क्या जो आरोप, जिस तरह के एलिगेशंस अपोजिशन पार्टीज़ लगा रही हैं, क्या देश की जनता भी उसको मान रही है, और मान रही है तो क्या वो उस हिसाब से वोट करेगी? क्योंकि आखिरकार सब कुछ डेमोक्रेसी में अल्टीमेटली जो आप करते हैं अपोजिशन पार्टी के तौर पे या पार्टी इन पावर के तौर पे, वो रिफ्लेक्ट करता है कि आप चुनाव में किस तरह से जाके प्रदर्शन करते हैं। 5 चुनाव के तारीख के नतीजे आ गए हैं। अगर ये रिफ्लेक्ट करेगा कहीं ना कहीं जनमानस में घुसाने में, अगर अपोजिशन पार्टी कामयाब हो जाएंगी कि कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम है, तो स्टेट इलेक्शन में भी उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ एक कैच ये भी है कि जब इलेक्शन रिजल्ट इस तरह का आएगा तो फिर उस पर भी सवाल उठता है, उस पर भी कई सारे वजहों से सवाल उठता है कि सर कि चुनाव के नतीजे भारत में ये सब चीज़ पे ग्रीन टिक नहीं होता है। चुनाव के अपने अलग मुद्दे होते हैं। बिल्कुल, किसी राज्य का चुनाव होगा तो वो उसके लोकल अपने अलग इश्यूज होते हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि भाई अगर किसी की जीत होती है या हार होती है, उसमें उसका सब कुछ सही या सब कुछ गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये बात है ना, ये बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ऑपोजिशन पार्टी कोई मुद्दा क्यों उठाती है? क्योंकि उसको भाई कि चैलेंज किया जा सके गवर्नमेंट को क्यों चैलेंज करना? आगे चल के उसको अपनी सत्ता स्थापित करनी है। तो बात तो अल्टीमेटली सत्ता पे आगे ख़त्म होती है ना। तो अपोजिशन जो मुद्दे उठा रही है
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत मुद्दे उठा रही है, मैं कह रहा हूँ कि कितना कामयाब होती है जनता तक उन मुद्दों को पहुँचाने में, उनके दिमाग में बात घुसाने में कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज्ड है। और ये तभी रिफ्लेक्ट करेगा जब जब आपको चुनावी कामयाबी मिलेगी। आपने सही कहा कि वो अगर बीजेपी ही चुनावी कामयाबी हासिल करती है, इसका मतलब ये नहीं कि इन मुद्दों पे वो सब कुछ सारे जो फैसले हैं, जो नीति निर्धारण है, वो बिल्कुल सही है और उसमें कोई नहीं, क्योंकि मैं इसलिए क्योंकि अभी जैसे ईरान के शिप को हिट किया गया इंडियन ओशन में, तो सवाल उठे ना कि इंडिया अपने आप को भाई इसका गार्डियन कहता है, तो इंडिया ने इसको क्यों नहीं करने दिया? बिल्कुल, और सवाल हमने भी उठाए और वो सवाल हैं कि आपने कहा और आप जो है अब एक ऐसी पॉलिसी लेकर चल रहे हो जिसमें हिंद महासागर को वो आप अपनी थाती मानते हो, और वहाँ पर आकर या तो आपके पास इन्फॉर्मेशन था या आपके पास नहीं था, और दोनों ही स्थिति जो है आपके लिए अच्छी नहीं थी। अगर इन्फॉर्मेशन था तो आपको चाहिए था कि किसी तरीके से ऐसा ना होने दिया जाए, चाहे कन्विंस करके हो या जिस भी तरीके से। मिलिटरीली तो आप नहीं रोक सकते, इंटरनेशनल वाटर है वो, वहाँ पे दो युद्धरत देश आपस में इस तरह की कार्रवाई को अंजाम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं था तो फिर जिस अमेरिका के साथ आप बिल्कुल एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में हैं, उसने आपको अंधेरे में रखा, तो उसको लेकर तमाम सवाल हैं। हालांकि जो बीजेपी के जो लोग, जो नेता, जो प्रवक्ता पहले ये कहते थे कि देखिए हिंद महासागर में हमारा एक छत्र जो एक प्रभुत्व है या जो हमारा हमारी जो थाती है, बाद में वही टीवी चैनलों पे बैठ के ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं देखिए तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे था, ये तो था और वो था, तो वो जो वॉट एबाउटरी है वो करते नज़र आते हैं। तो अगर आप एक माइट हैं इस इलाके में, अगर आप अपने आप को जो ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे आपने अपने आप को पोजीशन किया हुआ है, तो अव्वल तो ये घटना होने नहीं दी जानी चाहिए थी, चाहे राजनयन के तौर पे हो या किसी और तरीके से। और दूसरी बात, उस घटना के हो जाने के बाद भी बहुत देर से आपकी तरफ से बयान आना, और हालांकि अब देखिए कि जो उसमें नाविक मारे गए ईरान के, उनके जो शव हैं वो श्रीलंका की जो कोस्ट गार्ड है या जो वहाँ पे नेवी है, उन्होंने उनको रिट्रीव किया, जो घायल हैं उनको बचाया, अस्पताल में इलाज दिया। जब वहाँ से वो शव वापस हुए तो कोच्चि पे एयरपोर्ट पे भारत ने उसको फैसिलिटेट किया, और जो एक लवन करके जो पोत है जो कि डॉक किया था कोच्चि में आके 4 मार्च को ही, उसमें जो सवार नाविक थे उनको भी उस विमान से वापस भेजा गया। तो इस तरह से भारत ने एक अपना जेस्चर दिखाया, और वो भी अमेरिका के उस दबाव में, अगर दबाव कोई डाला गया हो कि इनको वापस नहीं करना है, जैसा कि श्रीलंका में दबाव जो 32 नाविक हैं उन पे दबाव है कि वापस नहीं करना है, और अभी वो श्रीलंका में ही हैं जो बचाए गए नाविक हैं, तो भारत ने उन नाविकों को, ईरान के उन नाविकों को वापस अपने देश जाने दिया। जो ज़रूरत भर वीज़ा था वो भी देखिए यहाँ पे रखा। तो जो इंडिया है वो अपना स्टैंड ले रहा है, और वो स्टैंड इस रूप में सामने आ रहा है कि कहाँ ईरान की किस रूप में मदद करनी है। लेकिन जो ऑपोजिशन के जो क्वेश्चंस हैं वो भी अपनी जगह जायज़ हैं। अब आपने एक नारे की बात की और दूसरा नारे की बात ना करें तो बतौर पत्रकार हम जस्टिस नहीं करेंगे। एक तरफ नारा है कॉम्प्रोमाइज पीएम का, और दूसरी तरफ नारा है मोदी है तो मुमकिन है, और फिर वो शिप के आने की तस्वीर और मुंद्रा पोर्ट में पहला टैंकर पहुंचने की तस्वीर, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि डिप्लोमेटिक इसको ट्रॉफ़ी के तौर पे, डिप्लोमेटिक जीत की ट्रॉफ़ी के तौर पे नहीं देखना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये सरकार की जिम्मेदारी इस रूप में है कि आपका जहाज़ फंसा हुआ है, आपके देश में किल्लत है, और आप निगोशिएट करके उसको लेकर आ रहे हैं। हालांकि हर सत्ताधारी पार्टी ये चाहती है कि जो भी को वो काम करे उसको गाजे बाजे के साथ दिखाया जाए, तो और ये आप उनसे उम्मीद भी नहीं कर सकते कि आप कहें कि नहीं वो बड़ा एकदम आदर्शवादी व्यवस्था की तरह कहे कि नहीं ठीक है जी हमारी जिम्मेदारी थी हम ले आए, तो वो तो अपना बखान करेंगे। बल्कि अगर आपको ध्यान हो तो जो दीनदयाल पोर्ट है जो कांडला का, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है 13 तारीख को, और उन्होंने कहा 72 घंटे में 22 शिप के आगमन की तैयारी हमने की है, और बड़ा ही एक अच्छा सा पोस्टर उन्होंने लगाया हुआ है। 110, 12, 20 घंटे तकरीबन हो गए हैं, 22 जहाज़ तो अभी आए नहीं। तो आगे बढ़ के क्रेडिट लूटने का जो एक सिलसिला होता है, जो एक मंशा होती है, वो इस सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार में भी नज़र आती है। और हालांकि आप ये देखिए कि बहुत सारे जो मंत्री हैं जिनका आपने भी जिक्र किया, 13 तारीख के ट्वीट जब झूठे हो गए तो उसको डिलीट भी करना पड़ा। लेकिन जब 2 जहाज़ आ गया तो उसकी वाहवाही अभी ले रहे हैं, बाकी बाद में भी 22 जहाज़ जब भी आ जाएंगे तो उसकी वाहवाही लेंगे। वो चलन है सत्ता का, वो करते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिम्मेदारी है। सिर्फ इंडिया का ही शिप वहाँ से निकला है और भी देशों के भी निकले? जी देखिए, अभी तक जो मेरी जानकारी है वो ये है कि जैसे चाइना की बात है, अब अगर आप हॉर्मुज़ स्ट्रेट को देखेंगे तो ईरान के बहुत सारे ऐसे पोर्ट हैं जो ओमान की खाड़ी से लगते हैं।
तो वहाँ से बहुत सारे शिप के मूवमेंट जो हैं वो हो रहे हैं। और चाइनीज़ जो शिप हैं वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट से उसके लिए तो साफ तौर पे चीन की तरफ से बयान आया है कि हमें कोई रोक नहीं है, और वो इसलिए भी क्योंकि 90% तेल ईरान का प्रतिबंध के बावजूद, अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद पहले से चीन जो है वो लेता रहा है। तो चीन के शिप, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि चाहे वो ईरान के पोर्ट से निकल रहे हों ईरान का तेल लेके, या किसी मिडिल ईस्ट के और देश से वो तेल लेकर फारस की खाड़ी से हॉर्मुज़ स्ट्रेट होते हुए ओमान की खाड़ी से गुजरते हुए चीन की तरफ जा रहे हों, तो उसको तो कोई रोक टोक है नहीं। और ईरान की तरफ से बार बार साफ किया गया है कि रुकावट सिर्फ उन देशों के लिए है जो इस युद्ध में जब आप ये बात कहते हैं तो मुझे अमेरिका के किसी अधिकारी का वो बयान याद आता है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद नहीं है, बस ईरान वाले आने नहीं दे रहे हैं। हाँ। और वो इसलिए अभी ये भी नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जो उस इलाके से हॉर्मुज़ स्ट्रेट के ज़रिए जो अमेरिका को तेल पहुंचता है उसकी जो तादाद है या उसकी जो मात्रा है वो सिर्फ 2% है, तो अमेरिका को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 2-3 बार ट्रंप ये कह चुके हैं कि देखिए हमारे पास बहुत तेल है, हमको दुनिया के तेल की ज़रूरत नहीं है। तो जो तेल को लेके उनके घर में जो खेल मचा हुआ है उसको भी कहीं ना कहीं वो उसकी काट पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप जो हैं वो घरेलू तौर पे भी एक फंसी हुई स्थिति में नज़र आ रहे हैं। चलिए, आपने कम समय में बहुत ज़्यादा बातें बता दी और आपको निकलना भी है, लेकिन एक बात इससे समझ में आती है कि दुनिया में युद्ध कहीं पे भी हो, जो सोशल मीडिया के वॉर हैं वो अलग अलग देशों में अपने अपने हिसाब से लड़े जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। एक कहा जाता है कि वॉरफेयर चल रहा है, इंटरनेशनल वॉरफेयर, जो युद्ध में देश इन्वॉल्व होते हैं वो लड़ रहे होते हैं, लेकिन उसका असर या कहीं उसकी बात हो रही होती तो वहाँ के राजनीतिक दल भी एक तरीके का वॉरफेयर सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म के ज़रिए करते रहते हैं। और बात वही है कि डिप्लोमेसी कोई चौराहे पे की जाने वाली चीज़ नहीं है, ये बंद कमरों की बातें हैं। हालांकि ट्रंप ने एक नई रवायत शुरू की जब से जेलेंस्की को उन्होंने बेइज्जत किया था, और वो बंद कमरों की बात को चौराहे पर ला करके उन्होंने पटक दिया, और उसके बाद उन्हें इसमें मज़ा आने लगा। और अब वो जेलेंस्की जो है वो ड्रोन हमलों से बचाव के लिए अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी टीम जो है वो मिडिल ईस्ट में उतार रहे हैं। तो ये बहुत कुछ दुनिया में घट रहा है, और जितना दिख रहा है उससे पीछे, उसके पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। उमा सर से हमने समय मांगा और इन्होंने काफ़ी कम समय में काफ़ी चीज़ों पे हमें बहुत सारी क्लियरिटी दी। आपको ये पूरा वीडियो, पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, देखते रहे न्यूज़ पिंच। थैंक यू सो मच। और उमा शंकर सर का अपना यूट्यूब चैनल है उमा शंकर पॉइंट, उस पर भी आप जाकर इनकी डेली की प्रतिक्रियाएँ देख सकते हैं। शुक्रिया।